अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं स्पीकर हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर असलम वादी साहब, आप स्टेज पे आ जाएं। इरफान शेख साहब जो अमीर मकामी हैं कोटला के, वो स्टेज पे आ जाएं। हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर शारिक निसार साहब। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करने से पहले दरस हदीस से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरस हदीस के मुतालिक बात करने के लिए असलम वादी साहब को दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा व अन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन व क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यबाति व आमिलू सालिहा व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा रजुलु युतीलु सफ़र अशअसा अकबरा यमुद्दु यदिही इलस्समाए या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फन्ना यंतजाबु लिज़ालिक। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस का मतन मैंने पढ़ा है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका तर्जुमा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और वो पाक ही चीज़ों को कबूल करता है। और अल्लाह ने मोमिनीन को उसी चीज़ का हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने रसूलों को दिया था। चुनांचा उसका इरशाद है, ऐ रसूलों, उम्दा पाक चीज़ें खाओ और सालेह अमल करो। सूरे मोमिनून आयत 51 का ये तर्जुमा है। और फरमाया, ए ईमान वालों, खाओ पाक उम्दा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं। सूरह बकरा आयत 172 का ये तर्जुमा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आता है, बाल बिखरे हुए हैं, वो गुबार आलूद है और वो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, पुकारता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, या रब्बी, या रब्बी। जबकि उसका खाना हराम है, पेश भी हराम ग़िज़ा से हुई है। और हराम होने की बहुत सी बातें बताई जाएंगी हदीसों में, और कुरान और हदीस में हलाल और हराम की जो तशरीहात हैं वो हम सब जानते हैं। इस हदीस में बहुत सी बातें बताई गई हैं। लेकिन जदीद ज़माने में मईशत के, कारोबार के नए नए ज़राए जिनके बारे में तौर पर आम आदमी नहीं समझ सकता कि ये कारोबार का ये ज़रिया हलाल है या हराम। इसलिए माहिरीन इस्लामी मईशत
इस हदीस में हलाल और हराम की तमीज़ करना और हलाल रिज़्क की अहमियत बताई गई है। चुनांचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक ही चीज़ों को कबूल करता है। यानी हम उसके दरबार में जो भी नज़र नियाज करें इबादत के ज़रिए ये माल के ज़रिए तो पाक होंगी तो कबूल किया जाएगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि वो पाकी किस तरह हासिल की जा सकती है, माल कैसे पाक हो सकता है, इबादत दुआएं कैसे पाक हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन को यानी मुसलमानों को, हम सब को उसी का हुक्म दिया जो उसने अपने रसूलों को दिया था, जो अपने रसूलों को बताया था। वो क्या था? अल्लाह का इरशाद था अपने रसूलों को, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है। कहा, ए रसूलो, उम्दा और पाक चीज़ें खाओ और साले अमल करो। रसूलों को भी यही हुक्म है कि उम्दा और पाक चीज़ें यानी जो हराम ना हो। फिर कहा, अब इंसानों से हमसे खिताब है अल्लाह का, ए ईमान वालो, खाओ पाक उम्दा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं। जो हलाल रिज़्क अल्लाह ने अता किया है वही हमें खाना चाहिए, हराम से बचना चाहिए। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 172 का तर्जुमा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर एक आदमी का जिक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें समझाने के लिए मिसालें बहुत दे देते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आए। जैसे 5 नमाज़ों की अहमियत के बारे में वो हदीस है कि जिसके दरवाज़े पे एक नदी बहती है और वो 5 बार उस नदी में नहाए तो क्या उसके जिस्म पे मेल कुचल रह सकता है? ये एक मिसाल है। ऐसी बहुत सी मिसालों की तरह यहाँ भी एक मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को समझाने के लिए की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी है और लंबा सफ़र करके आ रहा है हज करने, लंबा सफ़र करके हज करने आता है और सफ़र का आसार उसके जिस्म पर है, बाल बिखरे हुए हैं। उस ज़माने का सफ़र हम सोचे ऊँट पे, घोड़े पे या ऐसी सवारियों के ज़रिए और 10 मील सफ़र हो तो 1 दिन लग जाए, या आज तो हम आधे घंटे में वो सफ़र पूरा कर सकते हैं ट्रेन में, बस में, कार में। लेकिन वो सफ़र सहरा का सफ़र, गर्दो गुबार में जिस्म अटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, वो आता है और काबा के पास अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगता, पुकारता अल्लाह को, ए मेरे रब, ए मेरे रब। देखिए ये नक्शा क्यों खींचा है कि हमको ये बताया गया है कि जो परेशान हाल होता है उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है ना। ये परेशान हाल आदमी इतना लंबा सफ़र करके आया, हज के लिए आया और पुकार रहा है अल्लाह को, ए मेरे रब, ए मेरे रब। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी का खाना हराम। इसके 2 माने हो सकते हैं। एक तो ये कि वो हराम चीज़ें जो मना की गई हैं, खून, सूअर वगैरह, मरा हुआ जानवर, या ये कि उसका खाना जिस माल से तैयार होता है वो माल हराम है। हराम माल से पाक चीज़ ज़िबा किया हुआ जानवर अगर हमने जुए के पैसे से ख़रीद के ज़िबा किया हुआ जानवर पका के खाया तो क्या वो हलाल हो जाएगा? या किसी को धोखा फरेब दे के हमने माल हासिल कर लिया और उससे कुछ खाना वाना बनाया तो क्या वो हलाल होगा? नहीं होगा। चाहे वो आबे ज़मज़म से पकाया जाए और चाहे वो सहने हरम में ज़िबा किए हुए ऊँट का खाना हो, हराम पैसे से जो खाना बनेगा वो हराम होगा। चुनांचा कहा कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है। यानी सारी चीज़ें, या तो शराब वराब पीता है या हराम चीज़ों से हासिल किया हुआ पानी पीता है, या हराम, या तो वो ममनू किस्म का लिबास, रेशम वगैरह, सोना वगैरह पहनता है, या हराम माल से हासिल किया हुआ लिबास, बनाया हुआ लिबास पहनता है। उसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई है, यानी उसके वालिदैन ने उसको पाला, वो भी हराम कमाते थे। फिर क्यों कर उसकी दुआएं कबूल की जाए? हराम माल से पले हुए जिस्म की दुआ
सहने हरम में की जाए हज के दौरान तो कबूल नहीं होती। ये है हलाल और हराम की अहमियत। अब आगे डॉक्टर निसार साहब हमारे सामने बातें रखेंगे। वासुदाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह गाजी साहब। आगे बढ़ने से पहले मैं जो हज़रात जमात इस्लामी के इस हफ्तावार इज्तिमा के अंदर पहली मरतबा आए हैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ और उनको थोड़ा सा जमात के बारे में तारुफ भी पेश कर देता हूँ। जमात इस्लामी 1941 में 75 अफराद से क़याम में आई थी और मुल्क के तक़सीम के बाद जमात इस्लामी हिंद क़याम में आई और जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश अलग अलग मुल्कों में काम कर रही हैं। मुंबई में और जमात इस्लामी हिंद अब जो है हर शहर में कायम है, हर स्टेट में कायम है और मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद के 22 यूनिट हैं, मकाम हैं। कुरला उनमें से एक मकाम है और कुरला में ये जो जमात इस्लामी का काम है वो 1960 से चल रहा है। इकामत दीन नज़्बुल ऐन है जमात इस्लामी का। और जमात जो है 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में काम करती है। सबसे पहला जो जमात के अफराद हैं उनकी तरबियत, उसके बाद दावत, बिरादरान वतन में खिदमत खल्क़ का काम बहुत ज़ोर से होता है। इस्लामी माशरे में आम मुसलमान की तरबियत और उसका इर्तिक़ा। इसके साथ में लेडीज़ विंग है औरतों में काम करने के लिए। चिल्ड्रन सर्कल है जो 12 साल के बच्चों से कम उम्र के जो होते हैं उनको बच्चों में काम करने के लिए, उन बच्चों को तरबियत करने के लिए। एजुकेशन में काम होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ काम हैं जो जमात इस्लामी हिंद कर रही है। और कुरला में जमात जैसे मैंने बताया 1960 से काम कर रही है। तो कुरला में जो हफ्तावार इज्तिमा होता है, ये जैसे आप आज जिस इज्तिमा में आए हैं ये हर हफ्ते होता है। चांदनी बेकरी LIG के पास में जामिअतुल मोमिनात में ये इज्तिमा मुनक़िद होता है। इसमें दर्स हदीस, दर्स कुरान, आजकल के नए नए टॉपिक्स जो होते हैं उन पे बात होती है और इस्लामी तारीख़, इन सब को लेके हर हफ्ते जुमेरात के दिन रात में 9 बजे इशा के बाद सब जमा होते हैं और इस तरह से मामला चलता है। आज का जो प्रोग्राम की कड़ी है वो उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं हमारे ख़ुसूसी मेहमान डॉक्टर सारिक निसार साहब का मुख्तसर तारुफ पेश कर दूंगा। जो लोग नहीं जानते उनको पता चल जाएगा। एक ही बात मैं कहूँगा कि पहली बात, डॉक्टर सारिक निसार यूथ के लिए, नौजवान के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल हैं। मैं बताता हूँ कैसे। डॉक्टर साहब PhD हैं इकोनॉमिक्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, MD हैं शरिया कैप्स एडवाइज़र्स के, प्रोफेसर हैं रिजवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बैंड्रा में, मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट हैं उम्दा है अपलिफ्ट म्यूचुअल डेवलपमेंट इन एड। इसके अलावा डॉक्टर सारिक निसार साहब को मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं, सिर्फ मुल्क के नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी उनको अवार्ड मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, 60 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इनके, 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। और ITM के जब 6 साल पहले जब वो ITM में पढ़ाते थे तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया का सबसे पहला ऑल्टरनेटिव फाइनेंस पे पहला सेल क्रिएट किया था। आपने हार्वर्ड लॉ स्कूल में भी काम किया है एज अ सीनियर विजिटिंग फेलो और इंडिया का फर्स्ट शरिया इंडेक्स वो भी आपने BSc में लॉन्च करवाया। इसके साथ में आपने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट कमेटी को इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस अमेंडमेंट में भी प्रेजेंटेशन पेश किया। इसके बाद में मैं आज का जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, सही है गलत, उसके बारे में डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ। ब्लॉकचेन क्या है, हमने बहुत सब सुना है। NFT क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी का शरिया के हिसाब से क्या मामला है, इसके बारे में मैं डॉक्टर सारिक निसार साहब को दावत देता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे दावत देने के लिए। और ये मौजू इतना अहम है और बहुत एक्साइटिंग भी है और बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव हैं, नज़रियात हैं और पहलू भी हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आधे घंटे के आसपास हम लोग बात करें और आधे घंटे सवाल जवाब में हम लोग रखें। तो मैंने ख़ुद अपनी तरफ से वक्त को कम करके इसलिए रखा है कि हमारे दरमियान यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, हमारे दरमियान यहाँ पे बम्बई के जामा मस्जिद के मुफ्ती काजी अशफाक साहब भी हैं और हमारे दरमियान यहाँ पे तलबा भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और मैं चाहूँगा कि ये एक मुकालमा हो, न कि तकरीर हो, ताकि हम एक मौजू को समझने के लिए आए हैं जिस नज़रिए से हम उसको समझ सकें। आधा घंटा बहुत काफ़ी नहीं होता है एक ऐसे मौजू के लिए जो दुनिया भर में अपनी तरह का एक बहुत ख़ास पहलू है और उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये बढ़ा है। इसलिए मैं मौजू को बहुत ज़्यादा वसी न करते हुए कुछ बुनियादी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ आए थे क्लियर होने के लिए और जा रहे हैं तो और कंफ्यूज होकर के जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं थोड़ा कट करना चाहूँगा जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट हैं, कि वो जैसे NFT और ब्लॉकचेन वगैरह की बात की, उसका तारुफ मैं कराऊंगा ज़रूरी, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक जंगल में खो जाएं और हम आए थे रास्ते की तलाश में। तो ये मेरा आज का प्लान है। और जिस मौजू पे मुझे दावत दी गई है इसमें 3 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं ख़ास तौर से। पहली बात शरिया को हम किस तरीके से लेते हैं बिज़नेस के तनाजुर में, उसके उसूल क्या हैं, उसके ज़राए क्या हैं, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको निशानदेही और याद दहानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नौजवान भी हैं और अक्सर शायद उनको ये मौका नहीं मिलता है कि इसके पस मंज़र में जा सकें। इसका जो दूसरा पस मंज़र है वो बिज़नेस का है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के एक तरह से हमारे नौजवानों में इसका एक चलन हो गया है और वो उसको एक नशे की हालत तक पहुंच गया है। हमारे मुल्क में 70-80 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1874 का बना हुआ है। 1874 से बने हुए स्टॉक एक्सचेंज में आज तक 3-3.5 करोड़ शेयर होल्डर हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, शेयर होल्डर नहीं, जो बिज़नेस करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन पिछले 5-6 सालों के दरमियान 1.5 से 2 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो जर्नी जो है 150 साल में कवर की है, इसने 6-7 साल में 8 साल में की है और शायद आने वाले दिनों में ये बराबर हो जाएगा। तो बिज़नेस एंगल भी है इसका, जिसकी तरफ हमें इसका ध्यान देना है कि उसको भी हम समझने की कोशिश करें। और जो तीसरा पहलू है वो टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इन सब के पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी कारफरमा है, ऐसी टेक्नोलॉजी मुतहर्रिक है जिसको आम ज़बान में समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम इंटरनेट चलाते हैं लेकिन इंटरनेट काम कैसे करता है नहीं समझ में आता है। हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है कि हम उसमें एड्रेस भी ढूंढ लेते हैं, इसी को वाईफाई लगा करके हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। मेरे बहुत सारे साथी जो है वो फ़ोन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी लोकेशन भेज करके। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पहलू है। मैं टेक्नोलॉजी वाले पहलू को अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने तीनों चीज़ों को हाईलाइट किया तो शायद कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हम समझते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है थोड़ा सा हमें अंदाज़ा है, उसके पीछे वाले हिस्से में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम देखते हैं तो वो हमें समझ में आएगा। तो ये मेरा आज का प्लान है कि शरिया, बिज़नेस और टेक्नोलॉजी 3 एंगल हैं। हम इसमें से टेक्नोलॉजी का वो एंगल जो इस्तेमाल में आता है उस पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे शरीयत के साथ साथ। तो और करेंसी और बिज़नेस का भी ताल्लुक़ है, क्योंकि करेंसी किस तरीके से इवॉल्व हुई है और करेंसी पहले क्या थी, अभी क्या है, फ्यूचर में किस तरह से होने जा रही है। या मनी जो है, हम कहते हैं मनी एक कंसेप्ट है, करेंसी उसका मज़हर है। तो मनी जो है एक आइडिया है टेक्निकल ज़बान में, और करेंसी जो है ये रुपए, पैसे, सिक्के जो है उस आइडिया का दुनियावी वर्जन है एक तरह से। मतलब मनी के कंसेप्ट को सोचा और करेंसी उसके बदले में लाए ताकि वो उस काम को कर सके। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा निगाह डालने की कोशिश करूँगा। मौजू इतना वसी है कि मैं जितना भी चाहूँ शायद तमाम
पहलुओं का अहाता नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो बुनियादी चीज़ है वो जो जिसको लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उसका शरई पहलू क्या है और जो कन्फ्यूजन है कौम में शरीयत के व्यू को लेकर के और इस बिज़नेस को लेकर के या इस तरीक़ेकार को लेकर के हम उस पर जो है कोशिश करेंगे कि रोशनी ज़्यादा डालें, और उसके बाद से फिर सवाल जवाब के दरमियान अगर कुछ टेक्निकल सवाल हैं तो वो हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा प्लान है। जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक़ है, आम फहम ज़बान में शरीयत हम उसे कहते हैं इस्लामिक कानून की समझ को, हम अल्लाह की मंशा के समझने को जो है शरीयत कहते हैं। अल्लाह की मंशा क्या है और अल्लाह की मंशा को समझने के जो ज़राए हैं, सबसे बुनियादी ज़रिया जो है वो कुरान है। कुरान में हमें अल्लाह ताला के हुक्म मिलते हैं, अल्लाह ताला ने क्या अहकाम सादिर किए हैं, अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से हमारी रहनुमाई की है। ये तो शरीयत का जो सबसे पहला वो है मसदर है या जो सोर्स है वो कुरान है। और कुरान के साथ साथ जो है हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, ये इनको हम दोनों को टेक्निकल अंदाज में कहते हैं ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, बुनियादी ज़राए हैं शरीयत को समझने के, अल्लाह ताला की मंशा को समझने के। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही कुरान में कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये सिवाय अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते, सिवाय अल्लाह ताला ने जो कहा है। तो कुरान ही हमें बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही काम कहते हैं, वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है। तो ये दो बुनियादी ज़राए हैं। इनके साथ साथ कुरान और सुन्नत के साथ साथ जो है हमें दूसरे ज़राए भी मिलते हैं जो शरीयत में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और इसमें हम कहते हैं इजमा, इज्तिहाद, क़यास, तो ये भी हैं। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें इसकी जो बुनियाद है उसमें एक बहुत अहम हदीस है जिसको हम लोग शरीयत की रो से जानते हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी जो हदीस है कि जब वो उन्हें यमन का गवर्नर बना के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे थे तो उन्होंने पूछा तुम वहाँ फ़ैसले कैसे करोगे? तो मुआज़ ने कहा कि अल्लाह की किताब से। उन्होंने कहा अगर तुम्हें वहाँ पे अगर फ़ैसला न मिल पाए तो क्या करोगे, वहाँ पे मसले का एक्सप्लेनेशन न मिले तो क्या करोगे? तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि फिर आपकी सुन्नत से। तो उन्होंने कहा अगर वहाँ न मिले तो उन्होंने कहा कि मैं इज्तिहाद करूँगा, मैं कोशिश करूँगा समझने को। तो अल्लाह के कानून को समझने की कोशिश जो है जिसको हम इज्तिहाद कहते हैं, इज्तिहाद का मतलब अपने आप को एक्सर्ट करना, रगड़ देना उस चीज़ में कि अल्लाह की मईशत क्या है, मशीयत क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, इसको समझने को तो इज्तिहाद है। जब बहुत सारे लोग इज्तिहाद करके किसी कॉमन चीज़ पे पहुँचते हैं तो हम उनको जो है इजमा कहते हैं, इजमा कहते हैं। और इजमा जो है वो क़यास के ज़रिए इज्तिहाद होता है और इज्तिहाद के बाद से इजमा आता है। मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पे नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी चीज़ों को मुझे कवर करना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि शरीयत को समझने के लिए बुनियादी ज़राए हैं जो कुरान और सुन्नत है, और दुनियावी ज़राए हैं जो तमाम दौर के उलमा जो है, अदवार के उलमा हैं। उलमा का मतलब सिर्फ मज़हबी उलमा नहीं, जैसा कि पहले तो मज़हबी उलमा और दुनियावी उलमा में फ़र्क नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख़ में मज़हबी उलमा भी होंगे और जो एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्हें हम कहते हैं, मेडिकल का मसला है तो मेडिकल के एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी का मसला है तो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक्सपर्ट्स मिल करके अपने दौर में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिन चीज़ों पे इजमा कायम करेंगे वो भी इस्लामी शरीयत का हिस्सा होगा। और इसी तरीके से जो है, और इसी वजह से शरीयत को हम ये भी कहते हैं कि ये अपने वक्त के साथ डायनामिक है और एडाप्टेबल है, यानी वक्त के साथ साथ वो पीछे नहीं रहने वाली है, वो वक्त के साथ अपने आप को एडॉप्ट करती है क्योंकि इवॉल्व होती है। शरीयत में इस बात की गुंजाइश है कि शरई कानून जो है इवॉल्व होते रहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो मसदर है इसके ज़रिए जो है हमें शरीयत हमने समझा, शरीयत के ज़राए समझे हमने, और शरीयत के जो है अब उसूल को देख लें। तो यहाँ पे भी बहुत लंबी गुफ्तगू न करते हुए उसूल जो है बिल्कुल जो क्लियर है, या उसूल से पहले बल्कि मैं आपको मकासिद भी बता दूँ, शरीयत के मकासिद। क्योंकि कानून जो भी बनता है, अल्लाह का कानून हो, दुनियावी कानून हो, सब के पीछे कोई न कोई हिकमत, कोई न कोई मकसद होता है। अल्लाह के कानून में हमें ये बताया गया है, या हमारे उलमा ने, फ़क़हा ने जो बताया कि शरीयत का जो मकसद है वो 5 चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ पे है। दीन का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, अक़्ल का तहफ़्फ़ुज़ और नस्ल का तहफ़्फ़ुज़, इसको कहा गया है। इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है शरीयत का मकसद है। इसको हासिल करने के लिए 3 तरह के कोशिशें होती हैं। पहली जो है कोशिश होती है कि हमें ज़रूरियात को तकमील करें,
शरीयत का पहला मकसद इंसानों की ज़रूरियात की तकमील है। दूसरा मकसद जो है उनकी हाजियात, और यहाँ पे भी मैं फ़िक़्ह में नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत जो है वो बुनियादी जो बेसिक नीड्स हैं, और उसके ऊपर जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स हैं, ज़रूरत हैं लेकिन इतनी अशद ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरा लेवल है वो तहसीनियात है, लाइफ को ब्यूटीफाई करना है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। शरीयत इन सब के से मुतज़ाद नहीं है। तो 3 तरह की इंसानी ज़रूरियात जिसको मैं फ़िक़्ह के अंदाज़ में हम कहते हैं ज़रूरियात, हाजियात और तहसीनियात, इनका हुसूल जो है शरीयत का मकसद है। लुब्बे लुबाब ये है, इमाम इब्न तैमिया की तरफ से हमें मिलता है कि शरीयत के सिर्फ 2 तरह के काम हैं, इंसानियत को नुकसान से बचाना और उनके लिए फ़ायदे हासिल करना। बस सिर्फ अल्लाह ताला की मंशा जो है दुनिया में नबियों को भेजने के पीछे, दुनिया में किताबों को भेजने के पीछे, रसूलों को भेजने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि इंसानों को नुकसान से बचाया जाए और इंसानों के लिए फ़लाह के दरवाज़े खोले जाए। तो इस मकसद को अगर आप ध्यान में रखें तो हमें फिर इज्तिहाद में आसानी हो जाती है। जब इज्तिहाद करेंगे तो क्यों कर रहे हैं, नुकसान से बचाना है, फ़ायदे का हुसूल है, इन दोनों की वजह से हम जो है इसको भी मद्देनज़र रखें। अब उसूल पे अगर आते हैं तो शरीयत के उसूल में मैं बहुत डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी को शरई कानून के तहत दो हिस्सों में देखा जाता है। शरीयत की रूह से, कानून शरीयत की रूह से इंसानी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में देखा जाता है। एक हिस्सा वो है जो इंसान का ताल्लुक़ उससे रब की तरफ ले जाता है, मेरा रिश्ता मेरे रब की तरफ, मेरे खालिक की तरफ, मेरे मालिक की तरफ, वो कैसा है, जिसको हम फ़िक़ही नुक्ते नज़र से हम इबादत कहते हैं। अल्लाह और उसके मखलूक के बीच का जो रिश्ता है उसको हम इबादत कहते हैं टेक्निकल अंदाज में। अभी इबादत का अब आम अंदाज मत लीजिएगा। और दूसरा जो है वो मखलूक का आपसी रिश्ते कैसे हैं, इंसानों का इंसानों से, समाज से, सोसाइटी से, मुल्कों का मुल्कों से, मुल्कों का लोगों का इन्वायरमेंट से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 2 तरह के रिश्ते हैं, एक को हम इबादत के नाम से जानते हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान के रिश्ते को बताता है, और एक को हम मामलात के नाम से जानते हैं जो मखलूक के आपसी रिश्ते की बात होती है। तो तमाम सियासी रिश्ते, माशी रिश्ते, बिज़नेस के रिश्ते, समाजी रिश्ते, ये सब इस मुकम्मल में आते हैं। अब जो उसूल है वो कानूनी जो उसूल है कि इबादत में हर चीज़ ममनू है सिवाय उसके जो बता दिया गया, जिस तरीके से बता दिया गया, जितना बताया गया। इसका मतलब ये हुआ है कि इबादत में एवरीथिंग इज़ प्रोहिबिटेड, हर चीज़ ममनू है सिवाय उसके जो जायज़ है, जो बता दी गई है। ये उसूल है, रूल ऑफ थंब, हर चीज़ हराम है सिवाय जो बताई गई है। इसके बरक्स मामलात में हर चीज़ हलाल है सिवाय उसके जो हराम करार दी गई। तो दुनियावी मामलात में हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पूछते हैं कि ये चीज़ हलाल है क्या। सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसमें कुछ हराम है, सवाल ये होना चाहिए। यानी मजबूरी तौर पे फ़िक़्ह का उसूल ये है कि चीज़ें उमूमी तौर पे हलाल हैं जब तक कि वो हराम साबित ना हो जाएं। और आपको अब अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं किस तरह से जो है उस मौजू की तरफ जा रहा हूँ कि हमें दुनियावी मामलात में हमें सिर्फ हराम की तशख़ीस करनी है, हमें हराम का पता लगाना है, और अगर हराम का पता लगाने पे हराम साबित हो जाता है तो फिर सवाल जवाब की बात ख़त्म है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक वो हराम नहीं हो सकता। ठीक है, अब हराम को साबित करने के लिए हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी से उसूल मिलते हैं, और उन उसूलों में अगर आप बिज़नेस की बात करें, मामलात की बात करें, तो 3-4 बुनियादी उसूल ये हैं कि हमारी शरीयत में रिबा को हराम करार दिया गया है, हमारी शरीयत में गरर को हराम करार दिया गया है, हमारी शरीयत में क़िमार को, जुए को, मैसिर को और हराम करार दिया गया है। कुरान का हुक्म है ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाहक तरीक़े से मत खाओ। और दूसरी जगह फरमाया गया कि ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सो एक दूसरे को भलाई के, नेकी और भलाई के कामों में सपोर्ट करो और फ़हश और गलत कामों में एक दूसरे का ताउन मत करो। तो ये बुनियादी उसूल मिलते हैं जिससे आप छांट करके हम लोग बिज़नेस के कानून को ले आते हैं। तो इसी तनाजुर में अगर आप देखेंगे कि अब मैं शरीयत की बुनियाद बताने के बाद मैं अब बिज़नेस की तरफ जाना चाहूँगा, और आज का मौजू करेंसी है। करेंसी कहाँ से शुरू हुई आप देखेंगे, करेंसी हमेशा के लिए जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। जब भी शुरुआत कहाँ से होती है करेंसी की,
पहले लोग बार्टर सिस्टम था, चीज़ों को चीज़ों से बदलते थे। जब इंसान ने पेड़ों से उतर करके ज़मीन पे रहना शुरू किया, जब अपनी सेफ्टी के लिए वो आबादियाँ कायम करनी शुरू की, जब अब उसने फसलें उगाना सीख लिया, कुछ पेड़ों को उगाना शुरू कर लिया, फलों को उगाना शुरू कर लिया, तो अब कुछ लोग इसमें स्पेशलाइज हो रहे हैं, कुछ लोग उसमें स्पेशलाइज हो रहे हैं। किसी के पास ये सरप्लस है, किसी के पास वो सरप्लस है। अब लोगों ने उसको एक्सचेंज करना शुरू किया, क्योंकि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जो है मैं आपको दे दूँ और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आप मुझे दे दें। इस तरीके से बार्टर सिस्टम वजूद में आया। लोगों का तबादला जो है वो चीज़ों का तबादला करने लगे। लेकिन चीज़ों के तबादले में जितनी भी मुश्किलात थी, उनको अगर आप पेश नज़र रखें कि उनमें उनका मेजरमेंट कैसे होगा। एक बकरी कितने कपड़े के बराबर है? अगर कपड़े का आ गया है, कपड़े का दौर नहीं आया तो जो भी पहनते हैं, चाहे वो छाल हो, चाहे वो जो चीज़ें हों, किसी तरह से भैंस है, किसी के पास गाय है, किसी के पास गंदुम है, किसी के पास कोई, तो चीज़ों को बंटवारा कैसे किया जाए, चीज़ों को आपस में नापा कैसे जाए, कौन कितनी है, और चीज़ों को जो है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है और आपके पास जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए जो मेरे पास है। तो डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम है, इन सब को देखते देखते इंसान ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया। अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उसने सोचा और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया कि चलो इस चीज़ का कोई काम नहीं, लेकिन ये चीज़ तबादले के तौर पे काम आएगी, मेजरमेंट के तौर पे काम आएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम आएगी, यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे काम आएगी कि कितने चीज़ों के बराबर ये एक चीज़ है और उससे हम आपस में तोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से एक चीज़ वजूद में आई जिसको हम मनी कहते हैं, कंसेप्ट। अब उसको मनी के जो करेंसी है, किसी ज़माने में वो कौड़ी हुआ करती थी। कौड़ी से पहले हमारे मुल्क में आपको याद है फूटी कौड़ी हुआ करती थी। तो 2 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर थी। कौड़ी के ऊपर दमड़ी थी, दमड़ी के ऊपर ढेला था, ढेले के ऊपर आना था, आने के ऊपर पैसा था। इस तरीके से जो है इवॉल्व हुई ये चीज़ें। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, राइट। तो इस तरह की कहावतें हमारे करेंसी सिस्टम से आई हैं। किस ज़माने में नमक जो है वो करेंसी हुआ करता था। तो अगर आप गौर करेंगे कि ये सब चीज़ों के पीछे जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ख़ास उसूल नहीं है, सिवाय इसके कि जो चीज़ लोग अपने आपस में इकट्ठा होकर के मान लेते हैं कि ये चीज़ से बदला जाए, लोगों ने उसके ज़रिए किया, उसके ज़रिए चीज़ों का तबादला किया। और चीज़ों का तबादला चीज़ों का करने में उसमें ये नहीं देखा गया कि इसकी अपनी हैसियत क्या है, क्योंकि उसकी अपनी हैसियत से कोई माने रखता भी नहीं था। एक कौड़ी की अपनी हैसियत क्या हो सकती है, लेकिन एक कौड़ी जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन को आसान कर सकती है। तो इस तरीके से मनी जो है इवॉल्व हुआ। ये अब चीज़ों को बार्टर सिस्टम से हम जो है वो मनी इस पे आए, इस तरह की जो है वो चीज़ों पे आए। यहाँ से हमें लगा कि अब कौड़ी जो है फूट जाए तो आधी हो जाती है, गायब हो जाए, गुम हो जाए। बाज़ जगहों पे ये चीज़ें मिलती हैं, बाज़ जगहों पे वो चीज़ें मिलती हैं। नमक हर जगह नहीं मिलता, ये चीज़ें नहीं मिलता। तो धीमे धीमे एक तरह के यूनिवर्सल करेंसी की तरफ हम मूव किए। और यूनिवर्सल जो करेंसी है वो धीमे धीमे इंसानों ने, मैं हज़ारों साल की तारीख़ को इकट्ठा करता जा रहा हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं है, कि हम जो है मेटल्स पे आ गए। ब्रास, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, अब हम इसके ऊपर आ गए। अब इसमें चूंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनके अंदर ही इनकी वैल्यू भी शामिल है, तो अब जो फ्लक्चुएशन था प्राइस का या कीमतों का या गुम हो जाने का या लॉस हो जाने का या वैल्यू ख़त्म हो जाने का, वो कम हो गया। यानी इंसान ने अब एक ऐसे मनी की तलाश कर ली जो अब पिछली वाली चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूबल है और तमाम काम कर रही है। और अब यहाँ पे मुल्कों में जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोने की वैल्यू यहाँ पे हो, चाहे 1000 मील दूर हो, चाहे समंदर से उस पार हो या इस पार हो है। तो हम यहाँ से मनी की तरफ जो इवोल्यूशन हुआ है, हम वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेटेलिक मनी की तरफ आए। और मेटेलिक मनी के बाद जो है फिर अब मेटेलिक मनी को भी चोरी का डर है, वज़न का मसला है और इस तरह के तमाम मसाइल हो रहे हैं। सफ़र के दरमियान कारवां में चोरी का डर है, वज़न है, पता चल जाती है, छिपा नहीं सकते। तो इसकी वजह से फिर हमारा जो पूरी दुनिया का निज़ाम है वो मेटल मनी से पेपर मनी की तरफ जाना शुरू हुआ। और पेपर मनी के भी यह है कि जब मुल्कों के जब समंदर के रास्ते खुल गए, लोग यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं और पेमेंट फ़ौरन नहीं पहुँच सकता, लेकिन माल पहुँच रहा है, माल अलग जा रहा है, पेमेंट अलग जा रहा है, क्योंकि रिस्क को भी बचाना था। तो लोगों ने वहाँ पे कागजात लिखने शुरू किए। एक बिजनेसमैन ने यहाँ से कागज़ लिखा, इंग्लैंड से और अमेरिका पहुँच गया और वो कागज़ के हिसाब से हुआ कि इसके हिसाब से पेमेंट आएगा, माल लेते जाओ। ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज। और उधर जो लोग सोने को जमा करते थे, सोने को हर जगह हर किसी के घर में रखने की जगह नहीं होती थी, तो सोने के जमा करने वाले लोग हुआ करते थे, अमीन जिन्हें कहलाते थे। उन लोगों ने सोने को जमा करते थे और सोने के बदले में रसीदें दे दिया करते थे कि वो रसीदें ले जाओ सबूत के तौर पे कि ये सोना मेरे यहाँ जमा है।
बाद में लोगों ने महसूस किया कि लोग आपस में अब सोने के बजाय वो रसीदें एक्सचेंज करने लगे। मेरे पास 100 रुपये की रसीद है जो मैंने आपके यहाँ सोना जमा किया है, अब मुझे इनको 100 रुपये देना है। मैंने कहा ये 100 रुपये की रसीद ले ली, आप वहाँ से सोना ले लीजिएगा। तो इस तरीके से रसीदों का चलन आम हुआ। इसी तरीके से जो तिजारत में लोग बिल ऑफ एक्सचेंज है कि मैंने यहाँ से पर्चा लिख दिया और उधर जा कर के उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शारिक का पर्चा है, इतने का माल मुझे मिला, इतना मुझे देना है। ये दोनों ने मिल करके एक ऐसा निज़ाम मुरतब किया जिसको हम कहते हैं कि बाद में वो फिएट करेंसी बना। अब जितने बड़े बड़े बैंक थे सब ने अपनी अपनी नोट लिखने शुरू किए, वो चेकबुक जो आती थी, और वो सबकी अपनी अपनी करेंसी हुआ करता था। एक बड़े साहब हैं, उनका अपना नोट होता था। एक एक मुल्क में हज़ारों हज़ार की तादाद में जो है वो नोट लिखने वाले लोग होते थे। अब जब उनका बैंक डूबा तो उनकी करेंसी डूबी, फिर कहीं कुछ और हुआ, फिर कहीं कुछ और हुआ, और इस तरीके से जो है एक नया निज़ाम वजूद में आया कि गवर्नमेंट ने बिज़नेस के हाथ से लेकर के करेंसी का पावर अपने हाथ में रख लिया और कहा कि अब कोई अपना नोट इशू नहीं करेगा, नोट जो है सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए नोट में शुरू में ये मामला आया कि गवर्नमेंट ने लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए, और भरोसा लेना भी ज़रूरी था, गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी नोट हम इशू करेंगे उसके बदले में इतना सोना हमारे पास रहेगा, और सोने के एवज में हम पेपर इशू करेंगे। आप जब चाहें सोना ले जाएं, लेकिन आपको आसानी के लिए रुपया ले जाना, रुपया को जेब में रखना, रुपया को प्रोटेक्ट करना आसान है सोने के मुकाबले में। तो इस तरीके से रुपया सेंट्रल बैंक में और सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू किया हुआ जो है वो सोना सेंट्रल बैंक में, और सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू किया हुआ रुपया हमारे तरफ में, इस तरह से आदत बढ़ी। और बैंकों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो बैंकों ने भी महसूस किया कि बहुत सारा जो वो रोट इशू करते हैं, जो मैंने बताया कि रिसीट इशू करते थे, उनको एहसास ये हुआ कि ये रिसीट जो है, सारे लोग सोना तो रखते हैं हमारे पास, रसीद ले जाते हैं, लेकिन अगर मैं 200-400 लोगों को ज़्यादा रसीद इशू कर दूँ तो सब लोग एक साथ थोड़ी आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जितना सोना था उसके बदले में कहीं ज़्यादा रसीदें इशू करनी शुरू कर दी, जिससे उनको रसीदों के इशू करने से उनको फिर सूदी इनकम आनी शुरू हुई। इस तरीके से जो है वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग वजूद में आई एक तरफ, और जब बैंक फेल होना शुरू हुए तो बैंकों का भी कंट्रोल मुल्क के मरकज़ी बैंक के पास चला गया। और इस तरीके से जो वजूद में आया, जो एक बैंकिंग का निज़ाम और एक जो फिएट करेंसी जिसे हम कहते हैं, यानी फिएट करेंसी वो है जिसमें इशू करने वाले की तरफ से सिर्फ वादा है, हम आपको वादा करते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है ये आपको पे किया जाएगा। धीमे धीमे जो है उसमें जो सेंट्रल बैंक में जो सोने रखे जाने थे वो भी कम हो गए, क्योंकि उन्होंने भी सेंट्रल बैंकों से सीखा कि सब लोग एक साथ तो लेने नहीं आएंगे, लिहाजा ज़्यादा रुपए भी इशू किए जा सकते हैं। और इस तरीके से जो मौजूदा निज़ाम वजूद में आया, ये वो निज़ाम है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वजूद में आया। और ये वो दौर है जहाँ पे मुसलमान जो है वो कौम अपनी पस्ती की तरफ ऑलरेडी जा चुकी थी, वो दुनिया के तरक्की निज़ाम से अपने आप को बहुत पीछे पा चुकी थी, और खिलाफत का निज़ाम ख़त्म हो चुका था, और मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास सिस्टम नहीं था। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के बड़े तबके ने देखा कि ये जो बैंकिंग का निज़ाम है और ये करेंसी का निज़ाम है ये तो शरीयत के रूह से हराम है। उन्होंने अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर दिया कि भाई हम इसमें शमूलियत हम हासिल नहीं करेंगे, हम इससे बचेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और इसी की वजह से जो हम इल्म हासिल कर सकते थे, उसमें जा कर के तजर्बा हासिल कर सकते थे, हम उससे भी कट गए। मिसाल के तौर पर आप कहें कि हम IT इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, किसी और का तो बाद में नुकसान करेंगे, अपना नुकसान तो आज ही से तय कर लिया हमने। हम स्कूल नहीं खोलेंगे, किसी और की तो तालीम बाद में करेंगे, अपनी तो हमने जो है जहालत का पहले से ही हमने कर लिया। तो हम जब सिस्टम से दूर होते चले गए तो जो सोल्यूशन हम ला सकते थे वो भी नहीं ला पाए। और जो फिएट करेंसी है जिसको हम कहते हैं सिर्फ वादा है, ये पेपर जो है खुद टेक्नोलॉजी है। एक पेपर पे लिखा हुआ 500 तो 500 के बराबर है, उसी पे 2000 लिख दिया तो 2000 के बराबर है। कलर बदलने से कुछ खर्चा थोड़ी बदल रहा है उसका। तो ये अपने आप में खुद एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि जिस पेपर पे 500 लिखो वो 500 के बराबर, जिस पे 100 लिखो वो 100 के बराबर, जिस पे 2000 लिखो वो 2000 के बराबर होता था। ये अपने आप में खुद बड़ी तब्दीली थी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। उलमा ने बहुत ज़माने तक इसको रेजिस्ट किया, इसको हराम माना कि इसके अंदर तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है, इसके ये तो कागज़ है। जैसा कि हमने देखा 2009-16 के डिमोनेटाइजेशन में कि वाकई ये कागज़ है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी से हम कितनी देर तक टकराएंगे। धीमे धीमे पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, तो जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई, वो व्यूज़ ख़त्म नहीं हुए, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो मैं इशारा ये भी करना चाह रहा हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसके अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है न्यूट्रल होती है।
टेक्नोलॉजी को आप हराम और हलाल ऐसे ही कह सकते हैं कि ये कुर्सी हराम है कि हलाल है। ये किस तरीके से मिल्कियत में आई है, चोरी करके आई है, ख़रीद करके आई है, मेहनत करके आई है, उसके ऊपर है। टेक्नोलॉजी बताते खुद न्यूट्रल होती है। तो हम जो है वो, अगर आप रुपए की, मैंने इतनी सारी बात इसलिए बताई कि रुपए के बाद, फिएट करेंसी के बाद ये जो अगला जो रुपए की शक्ल है वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ फिएट मनी। फिएट मनी क्या था? गवर्नमेंट के ज़रिए, हर मुल्क की गवर्नमेंट के ज़रिए इशू किया गया एक पेपर है जिस पे वादा लिखा होता है कि हम इसको बेयरर को इतना अदा करने की प्रॉमिस करते हैं, इतना वादा करते हैं। उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, उसके बदले में अगर आप रिजर्व बैंक में जाकर सोना मांगे तो कभी नहीं मिलने वाला है, पिटाई होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो है। अब जो 2008 और 9 में जो क्राइसिस आया, 2008-9 का क्राइसिस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद है वो 2008 और 9 के क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें बड़ी थी। एक तो यह है कि अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस में लोन डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ा हुआ। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन आप समझिए कि अभी 90 ट्रिलियन है। 90 ट्रिलियन एक नंबर है, 100 मान लीजिए। अगर पूरी दुनिया की मईशत पूरे साल पूरी दुनिया जो है कमाती है वो 100 है, 100 रुपये समझिए कमाती है, और पूरी दुनिया के ऊपर लोन जो है कर्जा, सूदी कर्जा 500 है, तो 500 के ऊपर जो सूद आएगा वो पूरी दुनिया की कमाई से ज़्यादा ही आएगा। यानी पूरी दुनिया सिर्फ अपना सूद क्लियर करना चाहे, खाना पीना छोड़ करके पूरी दुनिया पूरे साल कमाए और सिर्फ सूद क्लियर करे, तब भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि सूद देने वाले चांद से तो आए नहीं थे, इसी दुनिया में लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हुआ। ऐसे ही है जैसे कि मेरे सर पे कोई कहे कि 1000 किलो वज़न रख दो और लेके जाओ, नहीं ले सकता इंसान, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर फेल हुआ, बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस हुआ। जब क्राइसिस हुआ तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए पब्लिक से टैक्सेस ले करके इनको बचाने की कोशिश की। कुछ डूब गए लेकिन ज़्यादातर लोगों को बचाना पड़ा। पूरी दुनिया में ये आंधी आई और पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने लोगों से टैक्सेस ले करके अपने अपने इदारों को बचाया, क्योंकि इदारे अगर ख़त्म हो जाते तो पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। आवाम में एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ कि जब तक ये प्रॉफिट कमा रहे थे तब तक तो ये लोग आपस में अपने शेयर होल्डर को बांट रहे थे। जब ये डूबने लगे तो फिर सारी आवाम का पैसा लेकर के इनको बचाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस। नुकसान होगा तो हम सबका और प्रॉफिट हुआ तो शारिक का। इसकी वजह से दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा टूटा। उस भरोसे को कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने, दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने फाइनेंशियल सेक्टर पर कदगन लगानी शुरू की। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जब ये कदगन लगानी शुरू की तो उन लोगों ने अब कास्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गई, उनको इदारों को चलाने का खर्चा बढ़ गया। जब खर्चा बढ़ गया तो उन्होंने लोगों को छोड़ना शुरू किया। जिन बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ को जो हायर किया था उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम जॉब पे नहीं रख सकते क्योंकि हमारे प्रॉफिट घट रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग बेरोज़गार होना शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम स्टार्टअप की स्कीम ला रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह स्टार्टअप की स्कीम है, भाई सब लोग जाओ अपना बिजनेस करो, हम जॉब नहीं दे सकते। इन तीनों मुहर्रिकात ने, फाइनेंशियल सेक्टर के लॉसेज ने जिसकी वजह से पब्लिक का भरोसा कम हुआ, और रेगुलेशन की सख्ती ने जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर ने जिन्होंने वक्त की मजबूरी को देखते हुए स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया। इन तीनों ने मिलकर के एक नया फाइनेंशियल सिस्टम वजूद में लाया जिसको हम फिनटेक के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मिला करके फिनटेक। और फिनटेक जिन लोगों ने वजूद में लाए उनके बारे में किसी को वाकफियत नहीं कि ये सतोशी नाकामोटी कौन साहब हैं या ग्रुप है या कौन इदारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम वजूद में लाएंगे जिसमें गवर्नमेंट से बच सकें, अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकें, और हम लोग अपना करेंसी सिस्टम लाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का जो करेंसी सिस्टम है ये धोखे पे मबनी है। और दुनिया का सबसे पहला सिक्का, दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो है वो आई है बिटकॉइन के नाम से 2009 में। उन्होंने ट्रायल के हिसाब से, ट्रायल के तौर पे शुरू किया। और ये बिटकॉइन जो है ये असल में एक तरह का ग्रुप है जिसको, ये करेंसी ऐसी है जिसको कोई इशू नहीं करता है, एक ग्रुप मिल करके टेक्नोलॉजी मिलकर इशू करती है, जिसको हम टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल्स कहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुद ब खुद वजूद में आती है, और जो लोग आपस में मिले भी नहीं हैं, सिस्टम ऐसा बनाया है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको और मुझको इन्फॉर्मेशन है तो हम दोनों में से कोई भी बेईमानी करेगा तो हमें तीसरे को रखना पड़ेगा जो जज होगा। ठीक है, जज को हम ऑडिटर कह लेते हैं और हम दोनों को पार्टी कह लेते हैं।
लेकिन ये है कि जज के पास रिकॉर्ड किसी ने हैक कर लिया तो फिर हम लोग फिर बेकार हो गए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि हम दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एक एक कॉपी इन सब के पास है। अब हमारे जज की ज़रूरत नहीं है, अब हमें बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरमीडियरी की जो पूरी कॉस्ट है वो बच गई, और इतनी ज़्यादा लोगों के पास कॉपियाँ मौजूद हैं कि एक आदमी झूठ बोल ही सकता क्योंकि सबके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है जिसको इतने सिस्टम पे कंप्यूटर में हम कॉपी कर लेते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो उसको जो है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये एक प्रोटोकॉल है, मैथमेटिकल बेस्ड सिस्टम है जिसके ज़रिए एक करेंसी वजूद में आई और वो करेंसी आपस में लोगों में इस्तेमाल होना। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त का भी मुझे ख्याल है कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त न ले लूँ। हाँ, कहाँ पे था? हाँ, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब दो लोग आपस में मामला कर रहे हैं जिसको पीयर टू पीयर कहते हैं, उसका सबूत इतने सारे लोगों के पास है, इतने कंप्यूटर में है कि किसी ने 1-2 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर भी हैक कर लिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड मौजूद है और उसको रिवर्स एंट्री नहीं की जा सकती। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है, इसका नाम करेंसी है लेकिन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। करेंसी नाम आ गया है और मैं इसलिए ये नाम को हाईलाइट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इसको करेंसी समझ के करेंसी का रूल अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग इसको एसेट समझ करके कमोडिटी का रूल अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग इसको दूसरे तराजू में देखते हैं। और यही वजह है कि बाज़ लोग इसको हराम कहेंगे, बाज़ लोग इसको हलाल कहेंगे और बाज़ लोग इसके बारे में खामोशी अख्तियार करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस बात पर मुनहसिर हैं कि कौन आदमी इसके कौन से फीचर को देख करके हलाल और हराम का बात लगा रहा है। तो मैंने बुनियादी बात बताई कि इसको जो है हराम के लिए सबूत चाहिए होगा, शरीयत की रिक्वायरमेंट है। हराम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी ऐसे चलता फिरता कह दे कि ये हलाल है या हराम है। हाँ, हलाल तो कह सकता है क्योंकि हलाल बाय डिफ़ॉल्ट जो है शरीयत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दी गई है कि चीज़ें जो है दुनियावी मामलात में आम तौर से हलाल हैं सिवाय वो उनके जो उनके हराम साबित हो चुकी हैं। तो ब्लॉकचेन जो है एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं, इतना बड़ा लेजर जो हर जगह फैला हुआ जिसको कॉपी नहीं किया जाता। और ये करेंसी जो है कंप्यूटर के सिस्टम से आती है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, इस करेंसी का वजूद कैसे आता है। इसको एक माइनर है, माइन करने वाले जिसको कहते हैं खदान में से निकालने वाले, तो माइनर है। ये जो आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं इसको कोई साबित करता है कि हाँ सही है तो उसको प्रूफ ऑफ POS क्या हो गया, प्रूफ POW तो प्रूफ ऑफ वर्क है। जो माइनिंग कर रहा है उसको POW कहते हैं। जो प्रूफ ऑफ POS है, मैं भी देखता हूँ, हाँ, प्रूफ ऑफ स्टेक, यस, थैंक यू। सो प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो इस तरीके से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जो करेंसी कितनी इशू होगी ये पहले से कोडिंग के ज़रिए तय है कि इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसको इशू करने वाले लोग कैसे होंगे, इसको इशू को साबित करने वाले लोग कैसे होंगे, इसके ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने वाले लोग कैसे होंगे, ये तमाम चीज़ें उस क्रिप्टो करेंसी में हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पे अगर आप जाते हैं तो इसको इस्तेमाल जो है मनी की हैसियत से भी किया जा सकता है, पेमेंट सिस्टम की हैसियत से किया जाता है। यानी ये पेमेंट इसको किया जा सकता है कि नहीं, इसके ज़रिए पेमेंट। तो शुरू में तो नहीं था लेकिन बाद में मालूम हुआ कि बिटकॉइन को पेमेंट के ज़रिए इसका ATMs भी आने लगे बीच में, और इसके अपने आप में भी एक कमोडिटी हो सकती है, तो एक कमोडिटी के तौर में भी हो गया। और इसके साथ साथ बहुत सारे यूटिलिटी टोकन्स भी आ गए इसी से मिलते जुलते, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की चीज़ों से मुंसलिक हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को बचना चाह रहा हूँ यहाँ के भीड़ को देखते हुए भी और अपनी वक्त की नाअहली को और अपनी कमाईगी को भी देखते हुए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर टेक्निकल में जाएंगे तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना मैं समझ सका मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। अब इसमें जो फ़िक़ही इश्यूज़ आते हैं वो ये हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम किस नज़रिए से देखते हैं। अगर मनी है तो शरीयत में जो करेंसी का रूल है वो लागू होगा, और हमें मालूम है कि 6 कमोडिटी हदीस है जिस पे रिबाल फ़ज़ल भी है, रिबाल नसिया भी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। यानी अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं तो करेंसी का एक्सचेंज अपनी फेस वैल्यू पे ही होगा और उसके अलावा नहीं होगा। कोई लोग इसको एसेट के तौर पर देखते हैं
कुछ लोग इसको और तरीके से देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि सवाल जवाब का भी मामला है, लेकिन इतना बता दूँ कि करेंसी में स्टेबिलिटी एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है और क्रिप्टो करेंसीज़ में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक तरह का एक्साइटमेंट है। आज की तारीख़ में दुनिया में 6000 से ज़्यादा करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़। दुनिया में 200 मुल्क हैं, 225 मुल्क हैं, 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। जब बिटकॉइन कामयाब होने लगा तो उसके मॉडल को कॉपी करके लोगों ने धुआंधार अपने अपने सिक्के लाजूक करने शुरू कर दिए। ऐसे ही है जैसे जब बैंक शुरू हुआ तो बैंकों में कुछ लोगों ने देखा कि बड़े बैंकर ने अपना नोट शुरू किया तो कुछ लोगों ने, छोटे बैंकों ने अपना अपना भी सिक्का शुरू कर दिया और फाइनली सब कुछ नुकसान के बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि इन सब को बैन करके हम अपना जो है नोट इशू करेंगे। एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी के दौर में भी यही होने जा रहा है। दुनिया की गवर्नमेंट देख रही है, दुनिया के सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी करेंसी इसके बदले में नाफिज करेंगे, वरना लोगों का नुकसान होगा। अब दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो 3 पैमानों पे काम करता है। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो भी इन्वॉल्व है सिस्टम में उसको प्रोटेक्ट करना है। एक जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है, और फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का मतलब स्टेबिलिटी है, प्राइसेस की स्टेबिलिटी है, लेन देन की स्टेबिलिटी है। और तीसरा जो है जो इदारे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, इदारों को प्रोटेक्ट करना, निज़ाम को प्रोटेक्ट करना। इन 3 प्रोटेक्शन के दुनिया के ज़रिए जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम वजूद में आता है। रिजर्व बैंक का यही काम है। अब जब देखते हैं कि ये तीसरी करेंसी आ गई जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना हम इसकी प्राइस को तय कर पा रहे हैं, ना हम इसके इशुएंस को तय कर पा रहे हैं, ना हम इससे किसी और चीज़ों को तय कर पा रहे हैं, तो वो जो है उसके ख़िलाफ़ जो है खड़े हो रहे हैं और पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिप्टो के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर कब बैन लगेगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने इसके ऊपर जो है इस बैन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में अभी तक क्रिप्टो को जायज़ नहीं करार दिया गया है, लेकिन टैक्स 30% लगा दिए गए कि जब तक हराम है तब तक 30% गवर्नमेंट भी कमा ले उसी में से। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन एक रास्ता क्लियर हो रहा है कि इसको गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम अपना सिक्का लाएंगे, अपनी करेंसी लाएंगे जो डिजिटल करेंसी होगी, CBDC की होगी। अब उसके बहुत सारे मुतहर्रिकात होंगे। CBDC का मतलब ये होगा कि मुमकिन है कि बैंकिंग सिस्टम वजूद में ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक की अपनी करेंसी होगी और उस करेंसी को हम सेंट्रल बैंक के पास जमा भी करेंगे और अपने फ़ोन में भी रखेंगे, ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क है। डिजिटल करेंसी जो है वो नोट की अक्कासी कर रहा है। जैसे आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट को फोटोकॉपी करा के व्हाट्सएप किया, ये डिजिटल हो गया, लेकिन आपका फ़ोन से ही आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है, ये एक अलग तरीका हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपने आप में खुद एक करेंसी है, और डिजिटल करेंसी जो है रियल करेंसी का एक इमिटेटेड वर्जन है जो डिजिटल वर्जन है। यानी 100 रुपये को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे वैलेट में आ गया, और यहाँ से जब मैंने पे किया तो दूसरे के पास 100 रुपये चला गया और वो जा करके अपने ATM से विड्रॉल कर ले, तो 100 के बदले में 100 ही रहेगा। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट करेंसी है। वो एक क्रिप्टो करेंसी कितने रुपए की होगी, कितने डॉलर की होगी, कितने युआन की होगी, ये सब उसकी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। तो डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि करेंसी नाम से हम करेंसी का रूल इस पर न लगाएं। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी काम किया देखा है कि इंश्योरेंस का नाम सुनते ही हमारे जो है वो हमारे नाक कान सब खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। हम इंश्योरेंस से ऐसी नफ़रत करते हैं, हमें तालीम ऐसी दी गई है कि इंश्योरेंस लेने का मतलब अल्लाह की कुदरत से इनकार करना है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और रखा था और हम जो है इंश्योरेंस लेकर के उसकी तकदीर में, वो अपनी तकदीर में जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किसी इंश्योरेंस वाले का भी नाम जो था पहले वो डेथ इंश्योरेंस था। अब डेथ इंश्योरेंस कौन ख़रीदेगा? तो अच्छा करने के लिए उसका नाम लाइफ इंश्योरेंस रख दिया गया। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जैसे ही नाम रखा गया तो हम लोग को लगा कि ओह, अल्लाह ताला ने मौत हमें यहाँ रखी है और हम अपनी लाइफ का परमानेंट बनाना चाह रहे हैं। हमने कभी गौर नहीं किया कि लाइफ इंश्योरेंस लेने से आदमी मरने से नहीं बचेगा। लाइफ इंश्योरेंस नाम उसका अट्रैक्शन के लिए रखा गया था, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। वो बेसिकली ये है कि मरने के बाद फैमिली को, बच्चों को क्या मिलेगा, एक तरह का सेफ्टी का निज़ाम है। लेकिन उसको वर्ड की वजह से, उसके अल्फाज की वजह से हमने एक तरह की समझ ऐसी उसमें पैदा की जिससे हमें बहुत दिनों तक परेशानी हुई और जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़े अहम काम से रुक गए। शरीयत का असल मकसद ध्यान रखने रखिए, इंसानियत को नुकसान से बचाना, और इंश्योरेंस के असल मकसद को ध्यान में रखिए, इंसानियत को नुकसान से बचाना। अगर आप गौर करें, हाँ, अब इसका मतलब आप ये ना समझें कि मैं यहाँ आकर के इंश्योरेंस को हलाल करार दे के जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी परेशानियाँ हैं इंश्योरेंस में जिसकी वजह से मौजूदा इंश्योरेंस में हमें कमियाँ दिखाई पड़ती हैं और उसका जो इस्लामी
जो उसका जो ऑप्शन है उसको हम तकाफुल के नाम से जानते हैं। वो मौजूद किसी और दिन के लिए रखेंगे, लेकिन आज मैं बताना ये चाह रहा था कि हम कभी कभी अल्फाज की वजह से धोखा खा जाते हैं और उसकी धोखे की वजह से हम वो चीज़ें अप्लाई करने लगते हैं, रूल या वो एक्सपेक्टेशन जो मुनासिब नहीं होते हैं उसके तनाजुर में या उसके कंपैरिजन में। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली करेंसी नहीं है इन ऑल रियल सेंस, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं कि चीज़ों के तबादले के लिए। अब चीज़ों के तबादले के लिए अगर कोई चीज़ की खुद कीमत तय नहीं है या बहुत फ्लक्चुएट कर रही है तो कौन आदमी उसमें ट्रांजैक्शन करेगा? अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन हमारे मुल्क में क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ पिछले 1 सालों में 641% हुई है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस वक्त हमारे मुल्क में क्रिप्टो करेंसीज़ में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जम के लोगों ने जुआ खेला है, कितने जम करके लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। जिन्होंने जुआ नहीं समझा उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने सोचा कि बढ़ जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे, बाद में क्या होगा, वो एक तरह का, तो वो एक रिस्क है। हराम ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि अब कंप्लीटली हमें छूट मिल गई। दुनियावी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से हराम होती हैं। अल्लाह ताला की शरीयत ने हमें कुछ चीज़ों से बुनियादी जो जिसके बारे में तय है कि वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, उनको हराम करार दिया है। और बाकी चीज़ों को हराम करार देने के लिए इज्तिहाद, इजमा और क़यास को रखा है, क्योंकि इसमें और उसमें फ़र्क यह है कि जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई चीज़ हराम हो गई तो क़यामत के लिए हो गई, हाँ तमाम दौर के लिए हो गई, हर जगह के लिए हो गई। लेकिन इज्तिहाद और इजमा और क़यास के ज़रिए कोई चीज़ अगर ममनू करार दी जाती है तो वो फिर अपनी कंडीशंस के हिसाब से है। कंडीशंस बदलेंगी तो रूल बदल जाएगा। तो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी उलमा के 3 ग्रुप हैं। कुछ लोग इस पर खामोश हैं, कुछ लोग उन्होंने कहा है कि हराम है, और कुछ लोगों ने कहा है कि देखते हैं, गौर करते हैं कैसे ऊँट करवट बदलता है उसके हिसाब से। तो क्रिप्टो करेंसी में 3 रूल पाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन इसको किस तरीके से देख रहा है। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो मैं अगर प्रेजेंटेशन होता तो शेयर करता, लेकिन इस वक्त नहीं है। लेकिन तीनों रूल पाए जाते हैं और तीनों व्यू जो है गवर्नमेंट में भी पाए जाते हैं। कुछ मुल्क हैं जिन्होंने कहा कि अब बिटकॉइन ही हमारी करेंसी है, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची, तो उन्होंने कहा बिटकॉइन को ही अपनी करेंसी बना लो ताकि हमारे पास झंझट खत्म हो जाए। लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने देखा कि ये क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन, एथेरियम और सारे रिपल वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे मुल्क के सिस्टम को उथल पुथल कर देंगी, तो उन्होंने अपने अपने मुल्कों में उसको हराम करार दिया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने हराम करार दिया है। तो गवर्नमेंट को भी वक्त के गवर्नमेंट को भी फॉलो करना इन मसाइल में जहाँ पे आवाम को नुकसान हो, मैं समझता हूँ कि शरीयत की रूप से कोई गलत बात नहीं है, मजाका नहीं है। जो लोग समझते हैं कि वो हराम इनफ साबित नहीं है, वो रिस्क ले सकते हैं, वो रिस्क ले करके करें। मुझे अपने इल्म की हद तक उसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं समझते हैं और उसमें जो है सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया तो मैं भी चला जाऊं। मैं समझता हूं कि अगर वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते या उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो अपने घरों की चीज़ों को बेच करके या अपनी इनकम के तमाम ज़राए को रोक करके आप इसमें पैसा लगाएंगे। वैसे ही होगा जैसे हीरा गोल्ड और वगैरह की स्कीमें आई थी, जो बाद में रह गए वही फंसे जो शुरू में थे वो निकल गए और कमा के निकल गए। तो मेरा जो यहाँ पे रहते हुए जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो यही है कि जहाँ तक हलाल और हराम का ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पे मैंने बात क्लियर की, उसूली तौर पे चीज़ें जायज़ हैं, हलाल हैं, जब तक कि हराम साबित ना हो। उलमा के नज़दीक बाज़ लोगों ने इसको करेंसी देखते हुए और उसके फ्लक्चुएशन को देखते हुए कहा कि ये हराम है। बाज़ लोगों ने उसको कमोडिटी के तौर पे देखते हुए कि जो लोग रुपए में भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो इसमें अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो क्यों आपको परेशानी है। बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो लोग इस आर्गुमेंट को लेते हैं कि बहुत सारी कमोडिटीज़ की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन लोगों के आपसी जो है वो कंसेंट को लेकर के वो चीज़ें जो है तबादले में रहती हैं और हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से अगर हम टेक्नोलॉजी को हमने हराम करार दिया तो हम अपनी कौम को फिर पीछे ढकेल देंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को मत बंद कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है उसकी बुनियाद पर हराम और हलाल के फैसले कीजिए। लिहाजा क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैसे होता है उस इस्तेमाल की बुनियाद पर आप हराम और हलाल कीजिए, न कि क्रिप्टोग्राफी की वजह से या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से। और तीसरा तबका है जो चाहता है कि वो अभी भी गौर से देखें कि इसके कितने पहलू हैं, क्या ये वाकई में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन पाएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट रहेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो जो चीज़ बचेगी हम उसके ऊपर हलाल कहेंगे और जो नहीं बचेगी उसके ऊपर हम हराम कहेंगे। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि
क्रिप्टोज में भी ये चीज़ हराम है और उसकी ये पहलू हलाल है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो माइनिंग हो जिसको हम जियाला के तहत शरिया में जायज़ कहते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन हो जिसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, इसमें किसी ने हराम नहीं कहा है। जो भी हराम कहा है लोगों ने वो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को देख करके कहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को देख के नहीं कहा है। तो मैं अब अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं तो हम लोग ले सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं वहीं रहूँगा, सवाल लेने के लिए माइक ले सकते माशाल्लाह इनका फोटो लीजिएगा, देखिए क्रिप्टो कितना अच्छा हो। हेलो, बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई माशाल्लाह। नहीं ठीक है, ठीक है। जी, आपके कुछ सवालात हों तो आप खड़े होके। चूँकि हमारे दरमियान मुंबई शहर के जामा मस्जिद के मुफ्ती अशफाक साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं ताकि जो फ़िक़ही सवालात हों आप उसको ले लेंगे और जो बिज़नेस से, इकनॉमी से रिलेटेड होंगे वो मैं ले लूँगा। मुफ्ती अशफाक साहब प्लीज़ आप आ जाइए। हाँ जी, जी आप लोग सवालात जो भी हों, अब चूँकि मेरे पास एक मुफ्ती साहब हैं डिफेंड करने के लिए, तो इंशाल्लाह जी। पता नहीं था नहीं आप आइए प्लीज़। मुफ्ती अशफाक साहब ने इफ्ता किया है हैदराबाद में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के साथ, और हमारे बम्बई की जामा मस्जिद के काजी भी हैं और इफ्ता के ज़िम्मेदार भी हैं और बिज़नेस में ख़ास तौर से बहुत शौक़ रखते हैं, इसलिए बेचारे वहाँ से सफ़र करके इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं हम लोग। जी जी हाँ माइक दो, माइक। करेंसी को हीरा गोल्ड से ज्वाइन किया, हीरा गोल्ड एक फंड जमा करके चलेगी। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है वो कहाँ जाएगा? नहीं, हाँ बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रिकॉर्ड होना एक चीज़ है, जो ब्लॉकचेन है ना वो एक रिकॉर्ड है। यानी मैंने अपने फ़ोटो को 100 लोगों में बांट रखा है, ठीक है, तो 100 लोगों के पास मेरा फ़ोटो है आज का, और अगर किसी ने कहा शारिक यहाँ मौजूद नहीं थे तो सबके कैमरों में मौजूद है, वो सबूत के तौर पे। हीरा गोल्ड को मैंने इसलिए कहा कि ये बात सही है आपकी कि मुआवजना बहुत दुरुस्त नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि लोग जो है हौसले में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे बिज़नेस की स्ट्रेंथ जी हाँ, लोग जो है अपने हौसले में और उम्मीद पे इन्वेस्ट कर रहे थे। लोग बिज़नेस की इंक्वायरी नहीं कर रहे थे कि आप जो इतना प्रॉफिट दे रहे हैं वो आपके बिज़नेस से उतना साबित हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 2% पर मंथ के हिसाब से जैसे आप लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस की मेरिट पे नहीं गए, इमोशंस पे गए। 2 तरह की इमोशंस थी, एक तो वो दावा कि ये शरई तौर पे दुरुस्त है, और दूसरा वो दावा कि खूब अच्छा रिटर्न है। इन 2 दावों की वजह से लोग उसमें गए, बिज़नेस मेरिट पे नहीं गए। तो मैं आज जो बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप बिज़नेस मेरिट पे जाते हैं, आप समझते हैं कि मैं 10 लाख का नुकसान ले सकता हूँ, और 10 लाख का नुकसान चूँकि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को लूँगा। मुमकिन है कि आपको नुकसान हो, लेकिन वो हराम नहीं हो सकती। आपने समझते बूझते हुए एक रिस्क लिया जिसकी कैपेसिटी आपके पास थी। लेकिन कोई शख्स के पास 2 रुपया हो और 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके 10 लाख रुपए की आज ले लूँगा तो 12 लाख की तो होने वाली है, तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं 2 लाख रुपए प्रॉफिट तब भी कमा लूँगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही लीवरेज
यानी लोग कर्जा ले करके अपनी हैसियत से ज़्यादा जा करके जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो इसमें जो है वो बबल क्रिएट होता है, जिसको हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी जब आई है यहाँ आते वक्त मुझे मालूम हुआ, तो गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यही कहा था कि एक ज़माने में ट्यूलिप के नाम के, फूलों के नाम पे फ्रॉड हुआ था। इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो एक फूल भी नहीं है, यानी सिर्फ एक बबल है जो जिसकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई चीज़ आपको मनफात दे सके। बहुत सारे स्कॉलर्स इसलिए भी क्रिप्टो करेंसी को हराम कहते हैं, जो हराम कहते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम एज आई सेड, कि वो कहते हैं इसके अंदर ना तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ना इसके अंदर कोई मनफात है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नफ़ा नहीं है इसके अपने अंदर, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन आज 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, कल 150 लोग डिमांड करेंगे, परसों 200 लोग डिमांड करेंगे, उसके बाद 400 लोग डिमांड करेंगे। तो उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, उसकी जो कीमत बढ़ रही है, वो लोगों के नंबर बढ़ने की वजह से हो रही है। और लोगों के जो नंबर बढ़ रहे हैं वो उनके इमोशंस की वजह से, उसकी मेरिट पे नहीं है। तो मैंने इस वजह से इसको कंपेयर किया। लेकिन ये कि बात आपकी सही है कि वो मुआवजा जो है शायद बहुत दुरुस्त नहीं था। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि इमोशंस और शरिया का एक दावा, मान लीजिए कि मैं कहूं कि शरई तौर पे यहाँ दुरुस्त है, अगर मैं एकदम कह दूं, कल को पता नहीं कितने हज़ार लोग और फंस जाएंगे इसमें, अगर खुदा ने खासा परसों कीमत गिरी तो। और मैं बता दूं बिल पिछले 4 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर से लेकर फरवरी तक बिटकॉइन की कीमत $250 बिलियन घटी है। $250 बिलियन उसकी कीमत घटी है। पहले $1 ट्रिलियन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी का 1/3 जो है बिटकॉइन की वैल्यू हो गई थी। आज वो 680-670 बिलियन है। तो पिछले 3 महीनों के अंदर वो इतनी कीमत गिर गई है उसकी, हो सकता है अगले 3 महीनों में फिर उतनी बढ़ भी जाए। 2009 से जो है मैं आपको बताता हूँ, 2009 से 1000 गुना बढ़ी है। जी, तो हाँ, तो अब डिपेंड करता है। देखिए 2009 से 1000 गुना बढ़ी है, लेकिन 3 महीने में जो है वो 30% कम हो गई है। तो अब जो है जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो जाएं, लेकिन जिन लोगों के पास रिस्क की सलाहियत नहीं है वो ये समझते हुए कि सिर्फ बढ़ेगी। वैसे ही होगा जैसे यूएस में रियल एस्टेट मार्केट की वजह से दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो यूएस में जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो ये था कि पिछले 50 सालों में मकानों की कीमत बढ़ी है, तो सब लोगों ने मकानों में इन्वेस्ट किया। और जब 50 साल में एक बार वाक़या हुआ कि मकानों की कीमत गिरी, तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है तहस नहस हो गया। और उसकी असर जो है यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम का हिंदुस्तान और मलेशिया और दुनिया के तमाम मुल्कों में। बैंकिंग को नुकसान है, इसके लिए दुनिया से पीछे पड़ी है, मेरा मानना है। हाँ, आप सही हो सकते हैं। जैसे वो जो वर्ल्ड बैंक है वो कुछ इसराइलियों के हाथ में है। फेडरल बैंक जो है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया की बैंक है, यहाँ पे जितनी जो स्टेट में बैंक है वो सब उसके तहत जमीन है। इसी तरह पूरी दुनिया में जो एक बैंक है वो फेडरल बैंक है। जी, देखिए आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कही। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सतोशी नाकामोतो को आप जानते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वर्ल्ड बैंक वालों ने ही हमसे कहा, मुसलमानों से, कि देखो ये हमारा था, अब ये तुम्हारा है। कुछ दिनों बाद हमको ये भी बेवकूफ़ बनाएगा, फिर हमको कोई और दे देगा। तो अगर आपकी कॉन्स्पिरेसी सही है तो किसी और की भी हो सकती है सही। इसीलिए मौका सबको दीजिए। हाँ, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर शुबहे की बुनियाद पर जाएंगे तो फिर हर चीज़ में शुबहा है। और जिन साहब जो बिटकॉइन के पीछे लोग हैं, उनका तो वजूद भी कोई नहीं जानता कि कौन लोग हैं, उनके ग्रुप को कोई नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं। लेकिन मैंने उसके बावजूद उसको बुनियाद बना के हराम नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरिट पे आप जाइए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपको लगता है कि ठीक है कुछ लगा के देखना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया का बैंकिंग निज़ाम फला के हाथ में है और ये जो है हमारे हाथ में है, तो वो एक गलत तासुर है, क्योंकि न तो ये हमारे हाथ में है न वो हमारे हाथ में था। जी कुरान में जो है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हलाल चीज़ बैन है और हराम बैन है, कुछ मुतशाबिहात है, तो मुतशाबिहात नहीं आती। जी, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरा जो प्रोसेस है वो हमको अभी पता नहीं क्या है। वो हाँ, ओनर है
कौन अगर कुछ हो जाता तो किसको आपको कैच करना है, जी नथिंग इज देयर हाँ, क्लियर हाँ, कट, कुछ नहीं हाँ, हाँ। तो इस तरह से मुशाबहत है, मतलब अभी हम वेट और वॉच ही हाँ देखिए आज सॉरी मैं आज मेरे कुछ कॉन्फ्रेंस है जो एकेडमी कॉन्फ्रेंस में मुझे पब्लिक मैंने आज से पहले सुने हैं जो पड़ोसी मुल्क के हैं तो क्या वो कर तो उन्होंने इसीलिए उसको जायज़ निकाह की जो वर्चुअल मनी इसमें कोई परेशान नहीं आ रहा है हाथ में, मतलब हमारे पास जब आपने कुछ साल भी डिजिटल से आपने पेटीएम से कैश जब ट्रांसफर किया पैसा तो मैं एटीएम से निकाल सकता हूँ, फिजिकली उसको मतलब दे सकता हूँ फिजिकली, लेकिन क्रिप्टो में तो ये वर्चुअल है, एवरीथिंग वर्चुअल, मेरे पास कुछ परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी है तो मैं कैसे उसका मालिक हूँ। जी बहुत अच्छा सवाल है और फ़िक़ही सवाल भी है इसमें। मुफ्ती अशफाक साहब चाहेंगे तो आप भी बात कीजिएगा। इसका मैं मिसाल ये दूंगा कि इसीलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा हमारे वक्त से आगे रहेगी और वक्त से आगे रहने की वजह से बहुत कम लोग होंगे जो उसके बारे में, उसके अंदर के ऑपरेशंस के बारे में से जो है वाकिफ़ होंगे। तो ये जो कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे हाथ में अगर आपको मैं मिसाल दूं कि हमारे हाथ में जो कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो भी नहीं है, लेकिन हमारे आज के दौर के उलमा ये बात मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपका हक है जो ट्रेड किया जा सकता है। अब आप क्या ट्रेड कर रहे हैं? जब आप लोगो बेचते हैं तो क्या बेचते हैं? जब आप अपने कंपनी के ब्रांड वैल्यू को बेचते हैं तो क्या बेचते हैं? दुनिया में बेशुमार चीज़ें आज ऐसी हैं जो छुई नहीं जा सकती, जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन जो हक़ हैं और तस्लीम शुदा हक़ हैं उलमा की नज़र में और उनकी ख़रीदो फरोख्त हो सकती है। तो चीज़ों की नौइयत बदलती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी आई है, आप सोचिए ना कि जब रुपया आया था तो क्या ये हलाल था? बहुत ज़माने तक हमने कहा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है। कैसे आपने 100 रुपये लिख दिया तो 100 हो गया, 500 रुपये लिख दिया तो 500 हो गया, 2000 लिख दिया तो 2000 हो गया। एक ज़माने में हिंदुस्तान में भी 10,000 का नोट भी था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें उसको हराम डिक्लेयर करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। अगर हमने समझा कि ये जो हवाई जहाज़ है नाजायज़ हो गया है तो हम बैठने से तो रुक सकते हैं, लेकिन दुनिया को उड़ने से नहीं रोक सकते। और धीमे धीमे फिर अपने लोग भी चाहेंगे कि भैया उधर ही चले जाएँ। तो जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हम सिर्फ वेट एंड वॉच की बात कर सकते हैं। इन द मीन वाइल दुनिया की सारी गवर्नमेंट जो है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हैं। आखिर हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक ने अब तक बैन क्यों नहीं किया है और अब तक कबूल क्यों नहीं किया है? अब तक वेट एंड वॉच क्यों कर रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कुछ गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो 3 तरह के लोग हैं, इन सब की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो क्लियर है कि अभी क्या करना है। कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ क्लियर है कि हमें ये करना है, कुछ क्लियर है कि हमें वो नहीं करना है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। और जो आप कह रहे हैं वो बुनियाद नहीं बन सकती। वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल करेंसी क्या है? मैंने अपने अकाउंट से पे किया, डिजिटली मेरा फ़ोन का बिल पे हो गया, मेरे बैंक ने कुछ रिसीव नहीं किया है। मेरे बैंक में एक नंबर चला गया मेरे फ़ोन के नंबर से, जो मेरा फ़ोन का नंबर मेरे बैंक से जुड़ा हुआ है, अब वहाँ के नंबर से किसी और को चला जाएगा। तो एक वर्चुअल चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, कोई हाथ में छूने वाली चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही डिजिटल करेंसी में भी। और डिजिटल करेंसी जो अब आएगी रिजर्व बैंक की तरफ से, जिसको CBDC कहेंगे हम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो भी शायद वर्चुअल का ही एक हिस्सा हो। तो अगर सेंट्रल बैंक की करेंसी आती है, आज हमने कहा कि ये वर्चुअल करेंसी चूँकि कुछ इस बुनियाद पे जायज़ नहीं है, तो कल को सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी आएगी जो कि वर्चुअली ही ट्रांसफ़र होगी, जिसका कोई और कैश वैश नहीं होगा, धीमे धीमे ये सब खत्म हो जाएगा कैश वैश भी, तो हम उस वक्त क्या पोजीशन में होंगे? ठीक है, तो ये एक है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने कहा कि हमें पता नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि बिटकॉइन कितना क्रिएट हो रहा है, बिटकॉइन किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। और बिटकॉइन के एक पहलू को जो मैं वक्त नहीं दे पाया वो ये है कि उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट कितना है, जिसको बुनियाद बना करके बहुत सारे उलमा ने कहा कि ये तो हराम होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये बिटकॉइन काम क्या कर रही है, इसलिए कि बिटकॉइन जिस तरीके से वजूद में आता है, जो इसका अकाउंटिंग का सिस्टम है, माइनिंग का सिस्टम है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जरिया जो है वो है। और चाइना ने बिटकॉइन को या क्रिप्टोज को बैन इसीलिए किया है कि इस बुनियाद पर कि इन्वायरमेंटल डैमेज है। तो हम जो शरीयत के पहले वो पाया है कि जो हिफ्ज़ जान के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्ल का, उसकी बुनियाद पे कुछ लोग इस पोजीशन को ले सकते हैं कि ये तो आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर देगी, इसकी जो एनर्जी आ रही है कि उसकी वजह से इंसानियत को नुकसान है, तो वो भी एक बड़ी बुनियाद हो सकती है। जी
अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि तारीख से ही ये करेंसी इवॉल्व हो जा रही है, पहले वैल्यूबल थिंग थी, फिर अब पेपर हो रही है, तो ये क्रिप्टो करेंसी का लाने का मकसद क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी का एग्जिस्टेंस कहाँ तक है? मीन्स जैसा हम देखते हैं कि होटल कोई है तो वहाँ कूपन के जरिए मनी एक्सचेंज होता है, मतलब आपको चाय पीएंगे तो आप कूपन देंगे, आप चाय देंगे, लेकिन अगर वो होटल नहीं है तो कूपन का कोई यूजलेस है, तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे? देखिए, अब जिस तरह से पूरी दुनिया के बैंक जो है इसके पीछे पड़े हैं, इसका क्या नतीजा होगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा तो मैं पेशन गोई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है को पीछे नहीं ढकेला जा सकता। टेक्नोलॉजी को अगर आप रोकोगे तो वो किसी और शक्ल में आएगी या उसको कोऑप्ट कर लो। यानी गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे दुनिया के गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश की। जब ये रोक नहीं पा रहे हैं तो अब ये ऑप्ट कर रहे हैं, इफ यू कैन नॉट बीट देम ज्वाइन देम। तो अब जो है वो चीज़ भी आ रही है कि कंट्रीज की अपनी क्रिप्टोज भी हो सकती हैं कि लोगों को जब इतना ही शौक है क्रिप्टोज में डील करने का तो हम जो है अपनी क्रिप्टोज लाएंगे और उसके जरिए लोग जो है डील करेंगे। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये धीमे धीमे ये प्लेयर आउट हो जाए, क्योंकि 6000 क्रिप्टो करेंसीज हैं अभी कितने हजार और चाहिए आपको? आखिर क्या उसकी वैल्यू है? वो एक नशा है जो लोगों में जो है बन के चल रहा है, जो मैथमेटिकल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन और माइनिंग को मिला करके वो जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसकी लाइफ के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक्ल कैसे तब्दील होकर आ गई इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा इशारा मिल रहा है। जहां तक उसके इस्तेमाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि आप जो है टोकन के जरिए पे करते हैं। वो टोकन जो है आपका प्लास्टिक का हो सकता है, वो टोकन आपका मेटल का हो सकता है, वो टोकन आपका कागज हो सकता है, वो टोकन आपकी स्क्रीन पर डिजिटल हो सकता है। यहां गए आपने पे किया, उसने कहा कि उस काउंटर पे इतना दो, राइट। और जैसे आप पासपोर्ट लेने जाते हैं, वीजा के लिए जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ डिजिटल एक नंबर डिस्प्ले होता है, आपको वहां जाना, वहां काम हो रहा है। तो इस तरीके से टोकन की शक्ल बदलती रहती है, लेकिन टोकन के पीछे जो क्रिप्टोज में टोकन्स हैं, टोकन के पीछे कुछ हुकूक हैं। वो हुकूक जो है आपके यूटिलिटी के हो सकते हैं, शेयर्स के हो सकते हैं, प्रॉफिट के हो सकते हैं, सर्विसेज के हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम ये पोजीशन लेते हैं कि ये हराम है तो हम बहुत सारी जगहों पे पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि कंप्लीटली हलाल है तो इसका मतलब हम बहुत सारे लोगों को जो रिस्क से बचा सकते हैं हम बचा नहीं पाएंगे। तो ये आज का जो मौजूद, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत क्लियर कट पोजीशन क्यों नहीं ले रहा हूँ। एक तो वजह है कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जो सबसे बड़ी अच्छी वजह मेरे लिए है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि मैं बिजनेस रिस्क को समझ रहा हूँ कि अगर आपने 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इसको इन्वॉल्व हैं। पूरा IPL मैच में देखा आपने, सिर्फ जुए की ट्रेनिंग दी जा रही है, कॉइन की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि ये खरीदो, जिंदगी बदलेगी। झुग्गी झोपड़ी में रहना हुआ आदमी एक बड़ा अच्छा बन गया, लोग कहते हैं तुम बदल गए, वो आगे कहता नहीं ये जुआ खेल, तेरी भी लाइफ बदलेगी। तो इस तरीके से लोगों को वर्गलाया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लेके आ रहे हैं। और इसी जमा पूंजी की वजह से मैंने वो चीज़ को कंपेयर किया जो हमारे भाई ने कहा कि मुनासिब नहीं था, इसलिए कि लोगों ने अपने बिजनेस को बंद करके, दुकानों को बेच करके पैसे लगाए और खाली हाथ हो गए। किस लिए? कि नफा अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं क्रिप्टो करेंसी में भी आप वो लोग ना चले जाएं, इतने इन्वॉल्व हो जाएं जो कि नुकसान को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। इसीलिए कॉशियस अप्रोच इज अ बेटर अप्रोच। जी, ठीक है, आपका मैंने मौजूद सुना है क्योंकि आज ठीक है, आपने आज जो भी तकरीर बैठनी की है, मैं तो बात को उठाना चाहता हूँ, तो मेरे फैसले में बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि शेयर बाजार था, उसमें कुछ शेयर को हमने आराम करार दीजिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, और हमें ये कहा गया है कि जो भी कंपनी में आप शेयर पैसा लगा रहे हो तो आपको उस कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी पैसा कहाँ लगा रही है। तो हमें उसकी बुक वैल्यू या जो भी पेपर वर्क है, जैसे फॉरएयरिंग किया है थी, वो प्रोवाइडर बना रही है, उसमें लगा रहे हैं, जिस शेयर अभी टाटा ने लिया है तो खरीद किया, तो वो एक एक्चुअल हो गया कि आप आराम नहीं है हाँ जी। जैसे आपने भी ये सब बातें रखी है, मौजूद अच्छा है, तो उसमें आपने जो बात रखी है कि हर कंट्री ने अपना अपना नोट जारी कर दिया था, उस समय भी हम मुसलमान को हराम बता रहे, लेकिन वो लीगल हो गया। तो वो हालात मुझे लगता है कि ये पेपर मनी है, शायद इन फ्यूचर में बंद हो जाए और ये डिजिटली रहेगा। तो हो सकता है उस समय ये हलाल हो, लेकिन मेरे मौजूद से अभी ये मुझे लगता है हराम है, क्योंकि हमें क्रिप्टो करेंसी का जो यही नहीं पता कि इसका ऑनर कौन है, वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है,
तो जाहिर सी बात है तो एक रिस्क है, हुआ ही दूंगा इस तरह का। मेरे पास 3 इक्के आ गए तो मैं जीतूंगा, अगली बार नहीं आए तो हारूंगा। इस तरह का फिलहाल तो हराम ही होना चाहिए। तो उसमें हम दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। कुछ लोग चले गए, इसका मतलब ये नहीं उनको बचाने के लिए औरों को डाला जाए। जी 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 देखिए हाँ, दोनों तरफ देखिए हाँ, अब ये एक राय है कि हाँ जी नहीं ठीक है। देखिए हम लोग सब लोग अपनी राय रखेंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम लोग अपनी राय रखें। जो शख्स खरीद रहा है जाहिर सी बात है कि वो हराम समझ के नहीं खरीद रहा है, राइट? उसकी शरह सद्र है और वो खरीद रहा है। लेकिन जो नहीं खरीद रहा है वो 2 वजह से खरीद नहीं सकता। हो सकता है उसको लगता है खतरा बहुत है। बात चीजें जायज होती है लेकिन उसमें खदशात बहुत होते हैं या खतरात बहुत होते हैं, तो लोग इसलिए नहीं उसको खरीदते कि उसमें वो नाजायज समझने लगे। वो जायज समझने के बावजूद इसलिए उसमें इन्वॉल्व नहीं होते कि वो समझते हैं कि खतरा इतना ज्यादा है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो दुनिया की जो गवर्नमेंट है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे उलमा के जरिए जब ये चीज जायज नाजायज होगी तो वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से इसमें अगर तब्दीली पैदा होगी तो उनके व्यूज में तब्दीली होगी। लेकिन अगर हम कहें कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अगर इसको हराम करार दिया है तो फिर वो दुनिया के क़यामत दुनिया के किसी खत्ते में वो चीज जायज नहीं हो सकती। तो दुनियावी तौर पे जो जायज और नाजायज का मामला है वो उलमा के हाथ में है, अपने वक्त के, अपने दौर के, अपने मकान के, ज़माने मकान जिसे हम कहते हैं। और उखरवी तौर पे जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से है। तो दोनों में हमें फर्क समझना चाहिए। बाद चीजों में स्कोप है कि हलाल से हराम हो जाए, हराम से हलाल हो जाए, और बाद चीजों में बिल्कुल ही स्कोप नहीं है कि उनकी जब तब्दील हो जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि आपकी बात जो है आपकी बात से एग्री किया जाना चाहिए। जी, अगर मान लीजिए कि ये शरीयत के हिसाब से अगर ये हलाल होती है और लेकिन हमारे यहाँ की जो निज़ाम है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको अभी तक हराम बताती है, तो क्या हमें करना चाहिए नहीं करना? मुफ्ती साहब नहीं, आप फिर भी बताइए। कानून की मुवाफकत करना, जो कानून शरीयत के कानून की मुखालिफत में न हो तो उसकी मुवाफकत करना और उसको अप्लाई करना, वो तो शरीयत ही के एक माना करके हिस्सा है। जैसे ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल, कहीं कुरान में लिखा नहीं है कि रेड में आपको रुकना है और ग्रीन में आपको चलना है, लेकिन कानून ने बना दिया और शरीयत में उसकी मुखालफत नहीं है। तो एक निज़ाम माशरत के लिए है, तो जाहिर है कि उसको अप्लाई करना होगा। जी हाँ, ऐसी बोलिए ना। मेरा ये सवाल था कि हम माइनिंग करते हैं, इससे जो ऊर्जा होती है उससे जो परिवर्तन है उसको नुकसान होता है नुकसान। इस बारे में शरीयत क्या कहती है आपके हिसाब से? ये तो खैर टेक्नोलॉजी का सवाल है। ये माइनिंग तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ कोई करने वाले हैं भी नहीं। अगर हो तो आप करते हैं? नहीं ठीक है, ठीक। लेकिन इसके अलावा इसको इस सवाल को और आसान समझने के लिए आजकल जो बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं, तो जाहिर है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर हो तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी हो जाता है, लेकिन उस टावर से लोगों के हेल्थ को, बीमारों को, परिंदों को नुकसान पहुंचता है, तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देगी। अगर माइनिंग, इसीलिए मेरी नॉलेज के अतबार से जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो कुछ खास मकामात पर, खास जगहों पर होते हैं, उनके लिए एरिया महदूद कर दिया जाता है। जैसे ये सारी चीज़ों के अंदर भी होता है कि आप टावर जैसी जगह रखें जहाँ जानदार को उससे नुकसान न पहुँचे। अगर वो इस जगह ऐसी जगहों पर हो जहाँ से लोगों को नुकसान पहुँचता है तो यकीनन फिर वो शरीयत के बाद से भी नामुनासिब और ठीक है। और इसका असर क्या पड़ेगा? जी जी हाँ, मैंने आप सो रहे थे जब मैंने ये बात की सर। अरे देखिए, मैंने कहा कि हमारे उलमा सिर्फ इस बुनियाद पे इसको हराम करार दे रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो। मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि बाज़ उलमा अगर पूरे सिस्टम को, क्योंकि बाज़ उलमा देख रहे हैं इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसका क्या रूल है, तो बैच सर्फ के रूल लागू करो, ये अगर एसेट है तो कम्युनिटी का रूल लागू करो, ये अगर कोई और चीज है तो उसका रूल लागू करो, अनदिन उसको बिट्स एंड पीसेस में हराम और हलाल और जायज और नाजायज बता रहे थे। लेकिन बाद लोगों ने कहा कि ये एब एनिशियो का मतलब बताते खुद
इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहा है ये कि अगर आपने इसको जायज करार दिया तो दुनिया में इतना बड़ा जो कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश चल रही है टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, वो खुद चाइना ने इसी बुनियाद पे अपने यहाँ से इसको ढकेला है। अब कजाकिस्तान बचा हुआ है क्योंकि कजाकिस्तान को इनकम मिल रही है और वो अपने यहाँ बड़े बड़े जो है वो माइनिंग के फील्ड्स बना करके वो वहां से उसको सेंटर को कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया पे उसका जो नुकसानात हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है उसमें जा रही है उसकी ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत सारे उलमा, बड़े जय्यद उलमा ने कहा है कि सिर्फ एक ही बुनियाद पे अगर ये नाजायज हो सकती है तो वो खुद ही काफी है कि ग्लोबल वार्मिंग, जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है टेम्परेचर घटाने की, ऐसे वक्त में अगर ये चीज जो है ग्लोबल वार्मिंग को वो कर रही है, ऐड कर रही है, तो ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी बुनियाद है क्योंकि आने वाली नस्लों का इससे लिंक है। तो मैं समझता हूँ कि हमने इस पर बात कर ली है। आखिरी एक सवाल और ले रहे जी। जो माइनिंग के बारे में जो अभी बताया आपने, तो माइनिंग के ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ कुछ अगले मुंबई में लाने का प्लानिंग चल रहा है। उसमें जो अभी आजकल टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट हुई है, पहले बहुत तकलीफ होती थी, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है माइनिंग में, जैसे हमारे घर में वाईफाई का राउटर सेम उसी साइज का राउटर आ रहा है। अब उससे जो जितना वाईफाई की तकलीफ होती है हमें, जो वाईफाई का रिलेशन चलता है, रेडियो में फ्रीक्वेंसी जो चलती है, उतना ही तकलीफ होती है। अब वो भी घर में ही लग सकते हैं, घर की गिट्टी पे लगता है। तो इस तरीके से हमने अभी 10 माइनिंग सेक्टर नासिक में लगाया हुआ और काफी लाने का ये है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। आखिरी सवाल के लिए ये खुद ही साबित करता है कि अगर आपने इसको हराम करार दिया होता तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से अब क्या होता। ठीक है, यानी अगर उसके जो नकायस हैं, जो नुकसान, जिन बुनियादों पे उसको हम हराम करार दे रहे हैं, अगर वो एड्रेस हो जाए तो उलमा का तो कहीं ना बिल्कुल सही है। उलमा को अपनी पोजीशन बदलने में कोई मैं नहीं समझता कि कोई उनको दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि जिन बुनियादों पर फैसला लिया गया है, इल्लत जिसे हम कहते हैं शरीयत की रोशनी में, कि जिन बुनियादों पे अगर किसी में खुम्र पाया जाएगा तो वो क्या होगा, और खुम्र को हटा दो तो फिर उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लोग कहते हैं कि हराम है, ठीक है, एक ले लूंगा। आप आंखें बंद करके इशारा कर रहे हैं तो तो इसका बहुत बड़ा रोल है इन मेटावर्स, तो इसके बारे में थोड़ा। फिर बुनियादी उसूल यही है कि कोई चीज जब तक हराम न साबित हो जाए हराम नहीं हो सकती। एक चीज अब आपके बात आई, ये बुनियादी सवाल इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर आपने किसी को शुबह से ही शुरुआत किया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो शरीयत की रोशनी से बिल्कुल क्लियर है कि बुनियादी जो तौर पे चीजें जायज हैं। अब उनकी खसलत के हिसाब से वो जायज और नाजायज के स्टेज में आ गई। यानी स्क्रीन लेवल 1 क्लियर, पहले सब्जेक्ट में पास हो गए। दूसरे में है टोकन्स जो हैं वो क्या यूटिलिटी लेके आते हैं, उनके नेचर क्या है, वो उनके अंडरलाइंग एसेट्स क्या हैं, वो इस्तेमाल किस लिए हो रहे हैं। अगर वो हराम की तरफ कर रहे हैं, वो शरीयत के मकासद जिनको मैंने शुरू में जिक्र किया था, अगर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर वही रूल लागू होगा। और अगर उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, दफाउल ज़रर एंड जलबुल मंफअत, दो बुनियादें मैंने बताई। जरर को, नुकसान को दफा करना, उसको दूर करना और फायदे को हासिल करना। अगर इन दोनों के ऑब्जेक्टिव में फिट बैठ रही, जो फिट बैठेगा पास, जो नहीं फिट बैठेगा फेल। क्योंकि ये टोकन भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बताते खुद हराम और हलाल नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल और उसका तरीक़ाकार जो है उसको हराम या हराम के जुमरे में लाएगा। आप बात में कुछ नहीं देगा। अच्छा इन द फ्यूचर इन मेटावर्स, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो द कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू नो अबाउट एनएफटी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि मैं इतना आलिम नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वो आप देखिए बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, खूब मेटावर्स पढ़ाएंगे आपको। मेरी जो लिमिटेड फील्ड है मैंने उसमें बात करने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत आपने, मैं कहूँगा कि टॉपिक का हद से ज़्यादा अदा कर दिया माशाल्लाह पे। अभी चाय सर्व होगी, तो जरा रुक जाइएगा। मैं इस बीच में वोट ऑफ थैंक्स के लिए अमीर मकामी जो हैं कुरला के, जमात इस्लामी कुरला के इरफान शेख साहब, उनको दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस 2 मिनट का वक्त लूँगा आपका, हो सकता है एक ही मिनट लूँ। चाय आ चुकी है तो चाय के वास्ते आप लोग बैठिए। मैं सिर्फ ये यहाँ पे इसलिए हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स जो हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद है, गाजी साहब मौजूद है, इन लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम वो लोग के भी शुक्रगुजार हैं जो बैक स्टेज हमारा बहुत 2 दिन से ये प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के वास्ते काम कर रहे हैं, उनके वास्ते भी हम। और आखिर में जो है हम ये चाहेंगे कि आप लोग जमात को करीब से जानें, जमात क्या करती है, जमात का डे टू डे वर्क क्या है, वो आप लोग, जमात का वेबसाइट मौजूद है, उस पर आप लोग जाके बहुत अच्छे से चीज़ें मालूम कर सकते हैं। जमात का खिदमत खल्क सेक्शन क्या है, जमात किन किन शोबों में काम करती है, मुल्क में अलग अलग जितने जो काम हो रहे हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उसके ऊपर जमात अपना एक हक रखती है। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग करीब से जानें, ताकि आपको जो है और करीब से जो है बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें अपनी डे टू डे ज़िंदगी में फ़ायदा होगा उससे। और आखिर में जो है गाजी साहब से दुआ की दरख्वास्त है। मौलाना मौजूद है, मौलाना से चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबिईन अल-ताहिरीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफता ऐन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस-सिद्दीक़ीन वश-शुहदा'i वस-सालिहीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.